नमस्कार। सरस्वती एग्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्यार्थियों। आपको पिछले वीडियो में जैविक कारकों के बारे में बता रहा था, उसी के अंतर्गत अपने कल सहोपकारिता पढ़ा था। सहोपकारिता के अंतर्गत एक उदाहरण आया था जिसमें ये कहा था कि क्लोरोहाइड्रा जो है वो हरे शैवाल कार्टेरिया के मध्य सहजीविक संबंध बनाकर रहता है। एक शैवाल था जिसका नाम है कार्टेरिया और एक हाइड्रा है जिसका नाम है क्लोरोहाइड्रा। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, एक तरफ जो है कार्टेरिया शैवाल दे रखा है, शैवाल जो है एक प्रकार का पादप है, और एक तरफ जो है क्लोरोहाइड्रा जो कि एक प्रकार का जंतु है। इन दोनों ही के मध्य जो है एक सहजीवन पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है। यह सहजीवी संबंध जो होता है, जैसे कार्टेरिया को क्या लाभ मिलता है सहजीवन संबंध से, तो कार्टेरिया को लाभ जो मिलता है उसमें प्रोटीन निर्माण के लिए फास्फोरस व नाइट्रोजन यौगिकों की प्राप्ति हो जाती है। यानी जब प्रोटीन का निर्माण होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है कार्टेरिया जो शैवाल है, तो इसको फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है वो प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण का रक्षण होता है। प्रकाश संश्लेषण के रक्षण का मतलब होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस समय नाइट्रोजन और फास्फोरस भोजन निर्माण में काम आ जाती है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है इससे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसका जो है जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसके बाद में इसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति हो जाती है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या कर लेता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए इसको फास्फोरस नाइट्रोजन मिल जाती है। प्रोटीन निर्माण के लिए फास्फोरस नाइट्रोजन मिलती है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के रक्षण के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यहाँ पर जो है ये फास्फोरस नाइट्रोजन काम में आ जाती है। फिर CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से क्लोरोहाइड्रा को किस प्रकार से सहजीवन से लाभ होता है, तो क्लोरोहाइड्रा से लाभ जो है इस प्रकार से होता है। क्लोरोहाइड्रा जो होता है एक प्रकार का जंतु होता है। इस जंतु को किस प्रकार से लाभ होता है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन की यहाँ पर प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपचय के उत्पाद फास्फेट आदि। इसके अलावा श्वसन से निकली CO2 को हटाया जाना। यानी ये प्रकाश संश्लेषण से क्या होती है, जैसे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। जब कार्टेरिया लार्वा प्रकाश संश्लेषण करता है तो ये CO2 गैस मुक्त करता है, जो कि ये श्वसन में काम में लेता है क्लोरोहाइड्रा। इसके अलावा अपचय के उत्पाद फास्फेट आदि जो है, यानी इसमें जो अपचयन की क्रिया होती है, उस अपचयन की क्रिया से फास्फेट का जो है निर्माण होता है और ये फास्फेट जो है कार्टेरिया लार्वा ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा श्वसन की क्रिया के दौरान जो है क्लोरोहाइड्रा से CO2 गैस निकलती है और ये CO2 गैस जो है कार्टेरिया लार्वा प्रकाश संश्लेषण में काम में ले लेता है। इस प्रकार से कार्टेरिया लार्वा और क्लोरोहाइड्रा जो होता है इसमें एक सहजीवन पाया जाता है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्लोरोहाइड्रा और कार्टेरिया लार्वा में किस प्रकार से सहजीवन पाया जाता है, उसको समझाइए। तो आपको इस प्रकार से एक ये चित्र बनाकर इसका वर्णन करना होता है। नीचे दे रखा है क्लोरोहाइड्रा तथा हरे शैवाल कार्टेरिया के मध्य सहजीवी संबंध। यहाँ तक अपन ने बात की थी, यानी अपन ने जो है आगे जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक को अपन बढ़ाते आगे। अगला अपना जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक ही असहयोगी अंतर्जातीय कारक पढ़ेंगे अपन। कल अपन ने सहयोगी अंतर्जातीय कारक पढ़ा था और आज अपन पढ़ रहे हैं असहयोगी अंतर्जातीय कारक, नॉन कोऑपरेटिव इंटर स्पेसिफिक फैक्टर्स। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है, देखिए, असहयोगी अंतर्जातीय कारक, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले अनेकों जातियां समान भोजन पर निर्भर करती है, अतः भोजन स्पर्धा का होना स्वाभाविक हो जाता है। मतलब उनके भोजन की प्रकृति एक ही होती है। इस कारण से अनेक जातियों के अंदर जो है ये स्पर्धा होना एक स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। इसके बाद में देखिए इस स्पर्धा की परिणाम स्वरूप निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है, जीव संख्या नियंत्रण। इससे क्या होता है कि जीव संख्या नियंत्रण मतलब
स्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव को नष्ट कर देता है या उसका परभक्षण कर लेता है। तो उससे क्या होता है कि जीव संख्या जो जनसंख्या है वो नियंत्रित होती है। जातियों का जातियों का विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पलायन या वितरण हो जाता है, यानी जो कमज़ोर जातियाँ होती है वो वहाँ से पलायन कर जाती है और दूसरी जगह अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है वो चुनती है। इसके बाद में अंततः नई उपजातियों का विकास भी हो जाता है, यानी नई जो अंतर जातियाँ या ये जो पुरानी जातियाँ होती है, इन पुरानी जातियों से नई उपजातियों का निर्माण भी हो जाता है। भोजन स्पर्धा में मृत्यु, निवास स्थान, घोंसलों आदि का विनाश और भोजन की उपलब्ध की कमी का सीधा प्रभाव जनसंख्या समष्टि नियंत्रण पर पड़ता है। मतलब कि जैसे ये भोजन स्पर्धा होती है तो इस भोजन स्पर्धा में मृत्यु, निवास स्थान और घोंसले आदि का विनाश हो जाता है, और विनाश होने के कारण से भोजन की उपलब्धि की कमी का सीधा ही प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, जनसंख्या समष्टि नियंत्रण पर पड़ता है। इसके बाद में जो अंतर्जातीय असहयोगी कारक है उसके अंतर्गत अपन पहला पढ़ते हैं विरोध। विरोध होता है, दूसरा होता है सीमित शत्रुता। तो अपन पहला पढ़ रहे हैं विरोध। विरोध जो होता है भिन्न जातियों के प्राणियों के ऐसे संबंध जिनमें एक या दोनों प्राणियों को हानि होती है, विरोध कहलाता है। विरोध क्या होता है, देखिए कि दो जातियां जो होती है उन दोनों के मध्य संबंध होता है या दो प्राणियों के मध्य संबंध होता है, और संबंध के कारण से जो है दोनों प्राणियों को क्या होती है, हानि होती है, और हानि के कारण से इनमें विरोध उत्पन्न हो जाता है। ये संबंध जो होता है वो प्राय 4 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो अपन पढ़ते हैं प्रतिजीविता, जिसको एंटीबायोसिस कहते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं परभक्षण, जिसको पेरिडेशन कहते हैं। तीसरा अपन पढ़ते हैं परजीविता आप सब जानते हैं पैरासाइटिज्म होता है। और चौथा जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतियोगिता है, कंपटीशन। तो ये अपन मुख्यतः 4 जो है इसके प्रकार पढ़ेंगे, प्रतिरोध के या विरोध के या संघर्ष के। तो ये पहला अपन जो प्रकार पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता क्या होता है, देखो प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस क्या होता है, प्राणियों द्वारा उत्पन्न किए गए कई पदार्थ प्राय दूसरे प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे प्रतिजीवी पदार्थ कई प्रकार के कवक या बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन आदि विभिन्न रोगजनक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एवं इस प्रकार मानव जाति को कई रोगों से छुटकारा भी दिलाते हैं। माइक्रोसिस्टस नामक एक नीला हरा शैवाल जो होता है वो तालाबों में एक विषैला पदार्थ हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है, जिसके कारण उसमें पानी पीने वाली मछलियों एवं पशुओं की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर देखिए प्रतिजीविता का मतलब क्या होता है कि प्राणियों द्वारा उत्पन्न किए गए कई पदार्थ प्राय दूसरे प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं, यानी कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि पदार्थ स्रावित करते हैं और वो पदार्थ जो होते हैं वो दूसरे प्राणियों के लिए हानिकारक होते हैं। और ऐसे प्रतिजीवी पदार्थ कई प्रकार के कवक और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यानी ये प्रतिजीवी पदार्थ कौन से होते हैं, प्रतिजीवी पदार्थ जो होते हैं वो कवक और बैक्टीरिया के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे कि कवकों के द्वारा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और ओरामाइसिन उत्पन्न किए जाते हैं जो कि किसको, बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से जो है एक नीला हरा शैवाल जो होता है वो हाइड्रोक्सिल एमीन जो है एक पदार्थ स्रावित करता है। जब भी जो है इस तालाब की मछलियाँ जो है इसका पानी पीती है तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन जो है उसके शरीर में चला जाता है, या पशु जो है पानी पीता है तो उनके शरीर में चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एक प्रतिजीविता जो है शॉर्ट अगर टिप्पणी पूछी जाए तो आपको इस प्रकार से इसमें नोट कर। आगे देखिए अब परभक्षण या अपन शिकार के बारे में पढ़ते हैं। पेरिडेशन होता है, इस परभक्षण क्या होता है कि मतलब दूसरे जीव के या छोटे जीवों का शिकार करके उनको खा लेना। कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों को मारकर खा जाते हैं, इस प्रक्रिया को परभक्षण कहते हैं। परभक्षण एक सीधी और प्रभावी असहयोगी प्रक्रिया होती है। परभक्षण क्या होता है कि एक सीधी और एक प्रभावी असहयोगी प्रक्रिया होती है। सभी जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वो सभी मांसाहारी प्राणी जो है परभक्षण करते हैं, यानी मांसाहारी प्राणियों में परभक्षण की क्रिया पाई जाती है। जैसे बाघों के लिए गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि सभी प्राणी परभक्षण के लिए उपयुक्त होते हैं। यानी जो बाघ होते हैं, जो शेर होते हैं वो गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि को जो है खा जाते हैं, उनका परभक्षण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से परभक्षण या शिकार किसे कहते हैं, किसी भी छोटे जंतु का शिकार करके अपने से जो कमज़ोर पशु होता है या जीव होता है उसका शिकार करके उसको मारकर उसको खा लेना क्या कहलाता है, परभक्षण या शिकार करना कहलाता है।
जैसे कि बाघ जो होते हैं वो बाघ क्या करते हैं, गाय भैंस बकरी आदि का शिकार कर लेते हैं और उनको खा जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया कुछ प्राणी आवश्यकता अनुसार परभक्षण के अभाव में शाकाहारी भोजन से भी काम चला लेते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो परभक्षण की क्रिया नहीं करते हैं, परभक्षण की क्रिया नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, शाकाहारी जो भोजन होता है उसी को अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये परभक्षण या शिकार के बारे में नोट करना। इसके बाद में देखिए परजीविता। परजीविता यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो परजीविता किसे कहते हैं, सबसे पहले आप परजीवी को समझो। परजीवी क्या होता है, पैरासाइट। परजीवी एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने से बड़े और शक्तिशाली प्राणी के निकट एवं गहरा कार्य की संबंध स्थापित कर लेता है और परजीवी इस प्राणी के उत्तकों से पोषण प्राप्त करता है। यानी जो परजीवी होता है वो क्या करता है, किसी बड़े जीव के साथ में चिपका रहता है और उसके साथ में चिपक कर क्या करता है, उसके रक्त को या उसके उत्तकों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं परजीविता और इस प्राणी को कहते हैं परजीवी। जैसे कि जो है भैंस गाय जो होती है उसके ऊपर जो है चिचड़ी वगैरह लगती है, तो एक प्रकार का परजीविता का ही उदाहरण है। यानी चिचड़ी जो है वो एक परजीवी के रूप में गाय भैंस के ऊपर रहकर उसका रक्त चूसती है और अपना जीवन यापन करती है। अब देखिए परजीवन का परजीवियों पर प्रभाव कैसे पड़ता है। लाभ प्राप्त करने वाले जीवों को परजीवी कहते हैं, यानी जो बड़े जीव के ऊपर रहते हैं और रहकर जो है उससे अपना लाभ प्राप्त करते हैं उसको परजीवी कहते हैं। और हानि उठाने वाले जो होते हैं जीव उनको अपन पोषक या होस्ट कहते हैं। यानी जिसको हानि होती है उसको होस्ट या पोषक कहते हैं। जैसे कि मान लो गाय भैंस के जो है चिचड़ी लगती है, तो चिचड़ी तो हो गई है आपकी परजीवी, क्योंकि उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, पोषण प्राप्त हो रहा है। जबकि गाय भैंस जो होगी वो होगी आपकी पोषक, जिससे खून निकलता है या खून को वो चूसती है। पोषक के शरीर की बाह्य सतह पर रहने वाले को बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे कि कुत्ते पर फली को अपन कह सकते हैं, जैसे अपन सामान्य भाषा में बुग भी बोलते हैं उसको। तो बाह्य परजीवी एक होता है अंतः परजीवी, यानी जीव के शरीर के अंदर रहता है उसको तो अंतः परजीवी कहते हैं या आंतरिक परजीवी कहते हैं। जीव के शरीर के बाहर रहता है उसको बाह्य परजीवी कहते हैं, यानी एक्टोपैरासाइट। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, कुत्ते के ऊपर जो पाई जाने वाली एक मक्खी होती है जिसको अपन फली बोलते हैं, वो बाह्य परजीवी का उदाहरण है। फिर इसके बाद में देखिए दूसरी ओर पोषक के शरीर के भीतर आश्रय यानी अंदर की तरफ रहने वाले पोषित होने वाले पदार्थ या जो जीव होते हैं उनको आंतरिक परजीवी कहते हैं। जैसे कि भेड़ के अंदर पाया जाने वाला लीवर फ्लूक, या इसको अपन कह सकते हैं लीवर फ्लूक जो होता है फीताकृमि भी होता है या एस्करिस होता है, ये सारे क्या हैं, आंतरिक परजीवी होते हैं जो जीव जो होता है उस जीव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि भेड़ है तो भेड़ के अंदर या भेड़ की जो आंत होती है उस आंत के अंदर फीताकृमि पाया जाता है, टेपवर्म पाया जाता है, और उसके लीवर के अंदर जो है लीवर फ्लूक पाया जाता है। ये दोनों ही जो है भेड़ के अंदर पाए जाते हैं और उसके उत्तकों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के परजीवी को आंतरिक परजीवी कहते हैं। तो परजीवी मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। फिर अगर आपको ये पूछा जाए कि परजीवी का परजीवियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब भी आपको ये बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी के बारे में ही बताना है। इस प्रकार से आपको जो है परजीविता की परिभाषा लिखनी है, परजीवी की परिभाषा लिखनी है और परजीवियों का जो है प्रभाव जो है परजीवन पर परजीवियों का जो प्रभाव है उसके आधार पर बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी इसको 2 भागों में बांट देना है। यहाँ पर परजीवी की जो है एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। परजीवी अपनी पोषक पर भोजन है लाभ के लिए आश्रित होता है। सबसे अधिक सफल परजीवी वे होते हैं जो अपने पोषक को बिना कोई हानि पहुंचाए या कम से कम हानि पहुंचाकर जीवन निर्वाह करते हैं। पिनोथेरिज उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पर पिनोथेरिज नामक एक केकड़ा होता है जो कि ओएस्टर नामक एक पोषक है। ओएस्टर क्या होता है, एक प्रकार का मोलस्क का प्राणी होता है जिसके ऊपर ये पोषक के रूप में होस्टर के रूप में गलफड़ों से निकलने वाले लस या श्लेष्मा पर जीवन निर्वाह करता है। यानी ओएस्टर को इससे तनिक भी हानि नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए जो ओएस्टर होता है, पर्ल ओएस्टर जो मोलस्क का प्राणी होता है, उसके ऊपर एक केकड़ा परजीवी के रूप में रहता है, लेकिन वो इसको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। केवल ओएस्टर जो है उससे जो श्लेष्मा निकलती है उस श्लेष्मा का वो क्या करता है, भक्षण करता है, उसको पोषक के या पोषण के रूप में ग्रहण करता है, लेकिन ओएस्टर को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। यहाँ पर देखिए केकड़े का नाम जो है पिनोथेरिज है। पिनोथेरिज नामक केकड़ा है जो ओएस्टर नामक जो है एक मोलस्क का प्राणी के ऊपर पाया जाता है।
फिर इसके बाद में परजीवन भी अद्भुत है। प्राणियों पर प्राणी परजीवी होते हैं, प्राणियों पर पौधे और पौधों पर प्राणी परजीवी का भी उदाहरण है। कभी कभी तो परजीवी के ऊपर अति परजीवी और उनके भी ऊपर वायरस या विषाणु बैक्टीरियोफेज के रूप में परजीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारियों की आंतों में अक्सर एस्केरिस परजीवी होता है। इनके ऊपर बैक्टीरिया या पर वायरस बैक्टीरिया अति परजीवी और बैक्टीरियोफेज के रूप में आश्रित रहते हैं। अति परजीवी का मतलब क्या है? हाइपर पैरासाइट का मतलब होता है कि जैसे कुछ प्राणी होते हैं, उन प्राणियों के अंदर जो है शरीर के अंदर आंत के अंदर एस्केरिस परजीवी पाया जाता है और इस एस्केरिस परजीवी के ऊपर भी जो है बैक्टीरिया पाया जाता है और बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया के साथ में वायरस पाया जाता है जिसको अपन बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो इस रूप में ये आश्रित रहता है। तो इस प्रकार से अपन ये परजीवी के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है। आगे अपन जो है परजीवी जो होते हैं उनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। परजीवी का जो वर्गीकरण है मुख्यतः दो प्रकार के परजीवी होते हैं, एक बाह्य परजीवी जो अपन ने पढ़ लिया है और एक होता है अंतः परजीवी। एक बार दोबारा इनको देख लेते हैं। बाह्य परजीवी वे परजीवी जो अपने पोषक की त्वचा या बाहरी आवरण पर चिपककर पोषक तत्वों का शोषण करते हैं, इस वर्ग में आते हैं। उदाहरण के लिए जोंक, मच्छर, खटमल आदि मानव के बाह्य परजीवी कहलाते हैं। उसी प्रकार से आंतरिक परजीवी एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? इस प्रकार के परजीवी प्राणियों के शरीर में विभिन्न अंगों जैसे आंत, देहगुहा, यकृत, रुधिर संस्थान आदि के अंदर प्रवेश करके पोषण करते हैं। और फीताकृमि, मलेरियल पैरासाइट, एंट अमीबा, एस्केरिस आदि मानव के साधारण अंतः परजीवी हैं उदाहरण के रूप में। और फेसियोला हिपेटिका नामक कृमि भी भेड़ों की यकृत में और यकृत नलिका में पाया जाता है। तो ये सारे क्या हैं? आंतरिक परजीवी या अंतर परजीवी कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दे रखा है और उदाहरण के साथ में इनकी परिभाषा भी दे रखी है। अगर आपको परजीवियों का वर्गीकरण पूछा जाता है तो बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी के बारे में आपको बताना है। अगर आपको परजीवी के बारे में बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपको जो है परजीविता का जो आपको पूछा जाएगा वो शॉर्ट नोट यानी आपको टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। तो आपकी ये सारी बातें आपको उसके अंदर नोट करनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं परजीवियों के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासाइट। सफल परजीवन के लिए एक प्राणी अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा संरचनाओं में परिवर्तन अपने पोषक के अनुसार कर लेता है। परजीवी अपने में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन ला सके जिससे पोषण पर सके और अपने को पोषक से चिपका सके, प्रजनन कर सके। इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन विशिष्ट प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फीताकृमि या टेप कर्म, जो टेप वर्म होता है उसके जो है स्कोलेक्स पर कांटे पाए जाते हैं जिनको चूसक भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? पोषक की आहार नाल में चिपक जाते हैं। तीसरा लक्षण है सभी आंतरिक परजीवियों में प्रजनन शक्ति प्रबल पाई जाती है, जैसे कि मनुष्य में मादा गोलकृमि या राउंड वर्म जो है वो एक लंबी कड़ी होना। दूसरा समान अनुकूलन यानी इनमें प्रजनन क्षमता प्रबल पाई जाती है और ये प्रजनन क्षमता के कारण से जो है अपने अंदर गुणन करती है। ये इसका जो है गोलकृमि जिसको अपन कहते हैं मनुष्य की मादा के अंदर या मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसके अंदर ये पाया जाता है जिसको मादा गोलकृमि कहते हैं। एक फीताकृमि होता है जो वयस्क की गर्दन में नए खंड बनते हैं, साथ ही पिछले पुराने हिस्से से जिनमें निषेचित अंडे हैं पोषक की आहार में छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद में चौथा जो आपका लक्षण है वो आपका है, चौथा बिंदु देखिए, आंतरिक परजीवियों में स्वनिषेचन व द्विलैंगिकता सामान्य पाई जाती है। द्विलैंगिकता का मतलब होता है इनके अंदर दोनों जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग है वो दोनों पाए जाते हैं, जिससे अत्यधिक जातियों की निरंतरता को बढ़ाने में ये सफल होते हैं। पांचवा है बाह्य परजीवी आंतरिक परजीवी की अपेक्षा पोषक के लिए कम विशिष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए पादप, राउंड वर्म, हेटेरोडीरा कम से कम 850 जंगली व घरेलू जातियों के पौधों पर जीवित रह सकता है। यानी जो बाह्य परजीवी होते हैं वह आंतरिक परजीवियों की अपेक्षा पोषक के लिए कम विशिष्ट होते हैं। यानी पोषक जो होता है, होस्ट जो होता है उसके लिए वो कम विशिष्ट होते हैं। इसके बाद में छठा देखिए, अक्सर यह कहा जाता है कि परजीवियों में संरचनाओं का संक्षिप्तीकरण या सरलीकरण अथवा विघटन हो जाता है। उदाहरण के लिए सेकोलिना एक जो है परजीवी होता है। यह परजीवी जो है परजीवन की विशिष्टताओं के कारण अंतः परजीवी में अधिकतर अंगों और तंत्रों का ह्रास यानी उनको हानि पहुंचाता है। जैसे परजीवन में पाचन, चेतना, चलने फिरने की आवश्यकता ह्रास के कारण संबंधित तंत्र अति अक्षम या पूरी तरह लुप्त कर देता है।
इसके बाद में 7वां देखिए, आहार नाल के परजीवी पोषक के एंजाइमों से बनने के लिए प्रतिरोधक एंजाइम निकालते हैं तथा बाह्य स्तर पर कठोर क्यूटिकल का आवरण भी बनाए रखते हैं, जो किसी भी प्रकार से इनको हानि नहीं पहुंचती है। आहार नाल के परजीवी पोषक के एंजाइमों से बनने के लिए बचने के लिए प्रतिरोधक एंजाइम निकालते हैं तथा बाह्य स्तर पर कठोर क्यूटिकल का आवरण बनाए रखते हैं। 8वां और अंतिम, जटिल जीवन चक्र वाले परजीवी द्वितीयक पोषक का काम में लेते हैं, यानी जटिल जीवन चक्र वाले परजीवी द्वितीयक पोषक सेकेंडरी होस्ट भी काम में लेते हैं। एक के बाद में दूसरा जो पोषक होता है उसको भी ये काम में लेते हैं। परजीवन का पोषक पर प्रभाव क्या होता है, देखिए परजीवियों की उपस्थिति से पोषक पर अनेकों प्रभाव पड़ते हैं। फीताकृमि जैसे परजीवी कभी कभी पोषक की आंतों में घाव और फोड़े उत्पन्न कर देते हैं। देखो परजीवी जो होता है वो पोषक पर क्या क्या प्रभाव पटक सकता है, देखिए तो प्रभाव जो पड़ता है वो परजीवियों की उपस्थिति से पोषक पर अनेकों प्रभाव पड़ते हैं, जिससे कि उदाहरण दे रखा फीताकृमि जो होता है वो मनुष्य की जो है आहार नाल में पाया जाता है, ये आंत में पाया जाता है। और परजीवी जो होता है वो कभी कभी ये घाव या फोड़े उत्पन्न कर देता है आंत के अंतर्गत। इसके अलावा परजीवियों का अन्य अंगों में फैलाव रोकने के लिए पोषक परजीवी के चारों ओर उत्तकीय शिष्ट ट्यूमर है, जिसको फोड़ा आदि विशेष संरचनाएं बनाने के साथ साथ कुछ परजीवी विरोधी द्रव्यों का रिसाव भी करते हैं, यानी परजीवी विरोधी द्रव्यों का रिसाव भी करते हैं। कुछ पोषक अनेकों कार्य की परिवर्तनों और ग्रंथि रिसाव आदि से अपने में रोगाक्षम उत्पन्न कर लेते हैं, यानी अपने अंदर जो है रोग उत्पन्न करने की क्षमता भी उत्पन्न कर लेते हैं। इस प्रकार की जो है इनके अंदर ये जो है क्षमता पाई जाती है। जो परजीवी जो होते हैं वो पोषक या होस्ट जो होता है उसको इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद में अगला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पर एक जो है चित्र दे रखा है जिसका नाम है हर्मिट केकड़ा, एक तटीय केकड़ा जिसका नाम है सेक्युलिना, जो अपन ने अभी पढ़ा था एक लक्षण के अंतर्गत। लक्षण में अपन ने पढ़ा था कि जो सेक्युलिना होता है वो सेक्युलिना क्या करता है, परजीवी में ये जो है संक्षिप्तीकरण या सरलीकरण अथवा विघटन की क्रिया पाई जाती है इसके अंतर्गत। ये एक प्रकार का जो होता है वो आर्थ्रोपोडा प्राणी होता है, आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाने वाला एक प्राणी है। ये जो होता है इस चित्र में परजीवी का फैला हुआ उदर नीचे की ओर देखा जा सकता है तथा प्राणी की दाहिनी ओर की परजीवी की जड़ जैसी शाखाएं पोषक के उत्तकों में फंसी हुई दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जड़ समान प्रवर्त दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो है केकड़े की गुदा पाई जाती है और परजीवी का जनन छिद्र पाया जाता है गुदा के ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो होते हैं इसकी जो जड़ समान प्रवर्त आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो जड़ समान प्रवर्त जो होते हैं वो पोषक के उत्तकों में फंसे हुए रहते हैं। ये जड़ समान प्रवर्त पोषक जो होता है जहाँ पर ये रहता है, जिस पोषक के अंदर ये रहता है उसके अंदर ये अपने जो प्रवर्त होते हैं उनको उत्तकों के अंदर फंसा के रखता है और इस प्रकार से जो है उससे अपना पाचन या अपना जो पोषण प्राप्त करता है।